उसके शायद तस्वुर में भी ना था कि डॉक्टर सिद्दीकी उसका असल नाम तो क्या सर रहमान का नाम भी जानता होगा। जी, बंदा नाचीज को ही अली इमरान कहते हैं, इब्न सर रहमान। मगर आप मुझ हकीर फकीर नाकिस तदबीर से कैसे वाकिफ हैं? इमरान ने यूं शर्मिंदा से लहजे में कहा जैसे अली इमरान होना उसके लिए बात शर्मिंदगी हो। ओ, तो फिर टॉमी का कसूर नहीं है। मैं भी सोच रहा था कि टॉमी की यह हालत कैसे बन गई। ये तो बड़े बड़े सुरमाओं की पलक झपकने में गर्दनें मरोड़ देता है। इस बार डॉक्टर सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान की आंखें वाकई हैरत से फैल गई थी। डॉक्टर सिद्दीकी तो उसे जरूरत से कुछ ज्यादा ही जानता था। टॉमी, तुम अंदर जाओ और सुनो, आइंदा मेरी इजाजत के बगैर तुमने मेरे किसी मेहमान पर हाथ उठाया तो काली बिल्ली छोड़ दूंगा तुम पर। डॉक्टर सिद्दीकी ने बड़े सख्त लहजे में टॉमी से मुखातिब होकर कहा और इमरान ये देखकर हैरान रह गया कि डॉक्टर सिद्दीकी के इस फिक्रे से टॉमी का चेहरा यकलक जर्द पड़ गया। उसका जिस्म बुरी तरह कांपने लगा। बॉस, टॉमी ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा। जाओ, डॉक्टर सिद्दीकी ने सख्त लहजे में कहा और टॉमी कंधे झुकाए खामोशी से कोठी के अंदर चला गया। फरहाद आफंदी खामोश और हैरतज़दा खड़ा था। आओ इमरान मियाँ, मुझे अफसोस है कि टॉमी ने गलत रवैया इख्तियार किया। दरअसल ये इंतहाई मुश्तिल मिजाज वाक़ हुआ है। डॉक्टर सिद्दीकी ने बड़े बुजुर्गाना अंदाज में इमरान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वैसे ये बनमाज आपने हासिल कहाँ से किया है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये एक तवील कहानी है। बहरहाल मुख्तसर तौर पर बता दूं कि एक शिकारी औरत एक दरिंदे के हाथों शदीद जख्मी हो गई तो उसे बनमांस उठाकर ले गए और फिर वो बनमांसों में ही रहने लगी। वहाँ उसका एक बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होने के बाद उस औरत को ख्याल आया कि अगर मैं इसे मुहसिब दुनिया में ना ले गई तो ये बच्चा इन्हीं बनमांसों में ही रहकर खत्म हो जाएगा। चुनांचे एक रोज वो मौका पाकर बच्चे समेत फरार हो गई। बनमांसों ने उसका ताकुब किया, लेकिन जंगल में और खास तौर पर उन बनमांसों में रहने की वजह से वो उनके आदात, खजाइल और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ हो गई थी। इसलिए वो उनके हाथों बच निकलने में कामयाब हो गई और मुहसिब दुनिया में पहुंच गई। उसे सख्त बुखार था। मैंने उसका इलाज कराया, लेकिन वो बच न सकी और बच्चा मेरे हवाले करके खुद फौत हो गई। उस वक्त इस बच्चे की उम्र सिर्फ 1 साल थी। मैं इसे अपने हमरा ले आया। मैंने इसका नाम टॉमी रखा और इसकी परवरिश की। अब ये मेरा नौकर भी है, मुहाफिज भी, दोस्त भी। डॉक्टर सिद्दीकी ने अंदर चलते चलते मुख्तसर तौर पर टॉमी का पस मंजर बता दिया। बहुत खूब, लेकिन ये तो बताएं कि आप मुझे कैसे जानते हैं? हालांकि मेरे ख्याल में इससे पहले हमारी मुलाकात नहीं हुई। इमरान ने अब अपना तजस्सुस दूर करने के लिए पूछा। अब वो एक बड़े से ड्राइंग रूम में पहुंच गए थे। डॉक्टर सिद्दीकी ने इमरान की बात का जवाब देने की बजाय फरहाद आफंदी से मुखातिब होकर कहा। फरहाद, तुम जरा टॉमी का हाथ बटाओ और अच्छी सी चाय और कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। और फरहाद सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। एक शख्स है, ब्लैक जीरो, उसे जानते हो? डॉक्टर सिद्दीकी ने एक सोफे पर बैठते हुए कहा और इमरान ब्लैक जीरो का नाम सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे सारी हैरतें इकट्ठी होकर उसके लिए मखसूस कर दी गई हैं। आज तक वो लोगों को हैरतज़दा करता चला आया था, लेकिन आज वाकई उसके हैरान होने की बारी थी। वो सोच भी ना सकता था कि ब्लैक जीरो का नाम इस तरह सामने आएगा। ब्लैक जीरो यानी काली सिफर, ये क्या नाम हुआ? इमरान ने जानबूझकर कहा। इसीलिए तो मैंने फरहाद को बाहर भेज दिया था कि सीक्रेट सर्विस के किसी आदमी का नाम गैर मुतालिक आदमी के सामने नहीं आना चाहिए। उसका नाम ताहिर है और वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुतालिक है। डॉक्टर सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, लेकिन आप उसे कैसे जानते हैं? इमरान ने कहा। वो मेरा बेटा है, हकीकी बेटा। डॉक्टर सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान यूं उछलकर खड़ा हो गया जैसे उसके सर पर एटम बम फट पड़ा हो। वो आंखें फाड़ फाड़ कर डॉक्टर सिद्दीकी को देख रहा था। इस कदर हैरान होने की क्या जरूरत है? क्या वो मेरा बेटा नहीं हो सकता? डॉक्टर सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। सकता तो क्या बल्कि है, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा है कि उसकी शक्ल आपसे मिलती है, लेकिन इतना करीब होने के बावजूद मुझे ये मालूम ना था कि वो आपका बेटा है। और फिर वो अपने वालिद का नाम डॉक्टर सिद्दीक हसन बताता रहा है, और ये तो मुझे फरहाद साहब ने बताया है कि आप सिद्दीक से सिद्दीकी मशहूर हो गए हैं। इमरान ने दोबारा सोफे पर बैठते हुए कहा। हाँ, बात ऐसी ही है। ताहिर मेरा इकलौता बेटा है। उसकी वालिदा उसकी पैदाइश के वक्त ही फौत हो गई थी। मैंने उसकी परवरिश माँ बनकर की। उसे गैर मुल्की स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में अच्छी तालीम दी। उसे शुरू से ही
क्रिमिनोलॉजी के मजमून से जुनून की हद तक इश्क था। चुनांचे उसने क्रिमिनोलॉजी में एमए किया। उसके बाद वो न जाने किस तरह पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुतालिक हो गया। मुझे उसकी तफसील का तो इल्म नहीं, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि इस तरह वो अपना शौक भी पूरा कर रहा है और मुल्क की खिदमत भी कर रहा है। वो अब कभी कभार फुर्सत निकाल कर यहाँ मुझसे मिलने आता है और यकीन करो वो तुम्हारा इस कदर मद्दा है कि यहाँ आकर बस तुम्हारी ही बातें करता रहता है, तुम्हारे कारनामे ही सुनाता रहता है। मैंने कई बार उससे कहा कि वो तुम्हें कभी यहाँ ले आए, लेकिन ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं हुआ। बहरहाल मुझे बेहद मसरत है कि आज तुमसे मुलाकात हो गई। डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। ओ, बड़ी खुशी हुई, बेहद मसरत हुई आपसे मिलकर। ये रस्मी फिक्रे नहीं बल्कि खुलूस के साथ कह रहा हूँ। इमरान ने उठकर बाकायदा डॉक्टर सिद्दीकी से मुसाफा करते हुए कहा और डॉक्टर सिद्दीकी ने उसे बेख्तियार यूं गले लगा लिया जैसे वो इमरान ना हो, उसका बेटा ताहिर हो। और इमरान को भी खुशी इस बात की थी कि इत्तेफाक से ताहिर के वालिद से मुलाकात हो गई, और उसे खुशी इस बात की भी थी कि ताहिर का वालिद बैनुल अक़वामी शोहरत का मालिक है। उसी दौरान टॉमी चाय और दीगर खुर्दनोश का सामान लेकर आया और उसने दरमियानी मेज पर सामान रख दिया। वो इमरान से नजरें न मिला रहा था। टॉमी, ये ताहिर के दोस्त हैं अली इमरान, जिनकी बातें ताहिर तुम्हें सुनाता रहता है। डॉक्टर सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए टॉमी से कहा, और टॉमी बिल्कुल उसी तरह हैरत भरे अंदाज में उछला जैसे उससे पहले इमरान हैरत भरे अंदाज में उछला था। ओ गुड गॉड, तो आप हैं अली इमरान, फिर तो मैं बच गया, वरना इस शिकस्त के बाद मैं तो सोच रहा था कि खुदकुशी कर लूं। लेकिन आप तो ग्रैंड मास्टर हैं। छोटे बॉस मुझे बताते रहते हैं कि आपसे दुनिया का कोई शख्स भी नहीं लड़ सकता। टॉमी ने अकीदत भरे लहजे में कहा, और दूसरे लम्हे वो यकलत इमरान के पैरों पर झुक गया। अरे अरे, मेरे ये बूट मांगे के हैं, ये तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, अलबत्ता तस्मे मैंने खुद डाले हैं, वो ले सकते हो। इमरान ने जल्दी से झुककर उसे कांधों से पकड़कर उठाते हुए कहा, और डॉक्टर सिद्दीकी बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़े। टॉमी भी हंस पड़ा। डॉक्टर साहब, प्रिंस बहुत अजीब आदमी है। इनके पास एक कार है जिसकी ब्रेकें नहीं है और जो तोप के गोले की तरह स्टार्ट होती है। फरहाद ने पहली बार कहा। अरे, वो मेरी कार तो बाहर ही रह गई। इमरान को अचानक अपनी कार का ख्याल आ गया जो फाटक के बाहर खड़ी थी। कोई बात नहीं, यहाँ उसे कोई चोरी नहीं कर सकता, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा, और फिर उन्होंने चाय बनाई और एक प्याली इमरान के सामने और एक फरहाद के सामने रख दी। चाय पीने के बाद टॉमी सामान समेट कर ले गया। हाँ तो इमरान मियाँ, अब ये बताओ कि आज इधर कैसे आना हुआ? डॉक्टर सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। फरहाद साहब इधर आ रहे थे, ये पैदल आ रहे थे, मैंने सोचा चलो इन्हें लिफ्ट दे दूं, इसलिए इधर आ गया। इमरान ने बात टालते हुए कहा। जाहिर है वो फरहाद के सामने तो असल बात ना कह सकता था। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया फरहाद। जिस मसले के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। ये इमरान साहब इत्तेफाक से आ गए हैं, इनसे कुछ गपशप हो जाए। डॉक्टर सिद्दीकी ने इमरान से बात करते करते फरहाद से मुखातिब होकर कहा, और इमरान उनकी अक्लमंदी पर दिल ही दिल में दाद देने लगा कि वो कितनी जल्दी असल बात समझ गए हैं। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने होटल का एक हिस्सा नए सिरे से तामीर कराना है, मैंने एक ठेकेदार से बात करनी है। फरहाद ने उठते हुए कहा। हाँ ठीक है, डॉक्टर सिद्दीकी ने जवाब दिया। और फिर फरहाद इमरान और डॉक्टर सिद्दीकी से मुसाफा करके ड्राइंग रूम से बाहर चला गया। हाँ अब बताओ, मैं तुम्हारा इशारा समझ गया था। डॉक्टर सिद्दीकी ने फरहाद के जाने के बाद इमरान से मुखातिब होकर कहा। अब मुझे यकीन आ गया है कि आप वाकई ताहिर के वालिद हैं, वो भी इसी तरह इशारे समझ लेता है। इमरान ने हंसते हुए कहा, और डॉक्टर सिद्दीकी हंस पड़े। डॉक्टर साहब, आपने कभी यहूदियों की बैनुल अक़वामी खुफिया तंजीम जीविश ऑर्गेनाइजेशन या हल्का मौत का नाम सुना है? इमरान ने यकलक संजीदा होते हुए कहा। जीविश ऑर्गेनाइजेशन या हल्का मौत, हाँ बिल्कुल सुना है, लेकिन तफसीलात का इल्म नहीं। सिर्फ इस कदर मालूम है कि ये तंजीम सैहोनी सल्तनत के क़याम के लिए काम कर रही है, और ये सल्तनत वो सारे इस्लामी ममालिक को जेर नगी रखकर बनाना चाहती है। डॉक्टर सिद्दीकी ने संजीदा लहजे में कहा। बिल्कुल दुरुस्त है, इस तंजीम के अज़ाइम मुसलमानों के हक में इंतहाई खतरनाक हैं। ये पूरी दुनिया पर अपना इक़्तिदार कायम करने के लिए इंतहाई खतरनाक इक़दाम कर रही है, और इस तरह उसने जिस सैहोनी सल्तनत का नक्शा शाये किया है उसमें तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक पाकिस्तान समेत आ जाते हैं, और कम अज़ कम मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान ने कहा। जाहिर है, डॉक्टर सिद्दीकी ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा।
तमाम इस्लामी ममालिक ने इस खौफनाक खतरे के सद्भाव के लिए कोशिश करने का फैसला किया है और हमारे मुल्क की हुकूमत ने भी इस सिलसिले में इक़दाम करने का फैसला किया है और हमारा मिशन ये तय पाया है कि इस तंजीम के मरकजी हेडक्वार्टर का पता चलाकर उस पर कारी ज़रब लगाई जाए। लेकिन मसला ये है कि दुनिया भर में किसी को इस तंजीम के मरकजी हेडक्वार्टर का इल्म नहीं है। अलबत्ता सुनने में आया है कि इस मरकजी हेडक्वार्टर में उन लोगों ने इंतहाई एडवांस किस्म के असले बनाने की खुफिया लेबॉर्ट्रियाँ कायम कर रखी हैं। इसकी ज़ैली तंजीमें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं जो इस्लामी ममालिक को हर लिहाज से अखलाकी, माशी, समाजी, जुग्राफियाई लिहाज से तबाह करने का काम करती रहती हैं और उन्हें इसी मरकजी हेडक्वार्टर से ही कंट्रोल किया जाता है। इसलिए अगर मरकजी हेडक्वार्टर और उससे मुतालिक लेबॉर्ट्रियों को तबाह कर दिया जाए तो ये तंजीम मुंतशिर हो जाएगी और फिर ये कम अज़ कम 100 साल पीछे चली जाएगी। इमरान ने बाकायदा तमीद बांधते हुए कहा। वो शायद इतनी बातें आम हालात में ना करता, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई थी। ब्लैक ज़ीरो के वालिद होने के नाते उससे मुकम्मल एतमाद था कि डॉक्टर सिद्दीकी की तरफ से कोई खदशा या खतरा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं इस सिलसिले में क्या मदद कर सकता हूँ? यकीन रखो, अगर मैं किसी किस्म की मदद कर सकता हूँ तो मुझे बेहद मसरत होगी। डॉक्टर सिद्दीकी ने बड़े पुरखुलूस लहजे में जवाब देते हुए कहा, मैंने किसी तरीके से एक नक्शा हासिल किया है जो हल्का मौत के मरकजी हेडक्वार्टर का नक्शा है, लेकिन इस नक्शे में इशारात इस्तेमाल किए गए हैं जो किसी तरीके से समझ में नहीं आ रहे। आपके पास आने का मकसद भी यही था कि अगर आप इस नक्शे को समझने में मदद कर सके तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। इमरान ने कहा और जेब से एक कागज़ निकालकर डॉक्टर सिद्दीकी की तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर सिद्दीकी की आंखों में चमक सी पैदा हुई। उन्होंने नक्शा लेकर उसे गौर से देखना शुरू कर दिया। वो काफ़ी देर तक उस नक्शे को देखते रहे। बड़े अजीब व गरीब इशारात हैं, बज़ाहिर तो समझ में नहीं आते, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन्हें पढ़ लिया जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये नक्शा तुम 2-3 रोज़ के लिए मेरे पास छोड़ जाओ? डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। 2-3 रोज़ क्या, अब 1 हफ्ता ले सकते हैं, इमरान ने हंसते हुए कहा। इस एतमाद का शुक्रिया, मुझे यकीन है कि मैं इसका हल निकाल लूँगा, डॉक्टर सिद्दीकी ने जवाब दिया। ओके, फिर मैं 1 हफ्ते बाद हाजिर होऊंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इमरान ने उठते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं आज से इस पर काम शुरू कर देता हूँ, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और उन्होंने नक्शा तय करके जेब में डाल लिया और फिर इमरान के मना करने के बावजूद वो उसे खुद फाटक तक छोड़ने आए। टॉमी फाटक के बाहर ही मौजूद था। वो शायद इमरान की कार की हिफाजत के लिए खड़ा था। इमरान उनसे अलविदाई मुसाफा करके और इजाज़त लेकर कार में बैठा और उसने कार वापस मोड़ दी। उसे पूरा यकीन हो गया था कि डॉक्टर सिद्दीकी लाजमन इस नक्शे को हल कर लेंगे और फिर हल्का मौत के हेडक्वार्टर की तबाही मुकद्दर बन जाएगी। मिथाइस ने पाकिस्तान पहुंचते ही एक होटल में कमरा बुक कराया और नहाने और लिबास बदलने के बाद वो बेड पर लेट गया। वो अपने जहन में कोई ऐसा तरीका सोच रहा था जिससे वो आसानी और यकीनी तौर पर इमरान को हलाक कर सके। बहैसियत सुपर एजेंट ये चूंकि उसका पहला मिशन था, इसलिए वो हर सूरत में इस मिशन का सहरा अपने सर बांधना चाहता था। हेडक्वार्टर ने जिस तरह इमरान को अहमियत दी थी, उससे उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि इस जैसे आदमी का कत्ल कोई आसान काम ना होगा, वरना हल्का मौत जैसी बावसाइल और वसी वो अरीस तंजीम के लिए एक आम आदमी का कत्ल मुश्किल नहीं हो सकता। मुख्तलिफ तरीक़ेकार सोचते सोचते अचानक उसे एक ख्याल आया तो वो चौंक कर उठ बैठा। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसके जहन में इमरान को कत्ल करने का एक अछूता और यकीनी तरीक़ेकार आ गया था और उसे यकीन था कि इस तरीके से इमरान के बच निकलने का 1% चांस भी बाकी ना रहेगा। उसने जल्दी से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से होटल एक्सचेंज के ऑपरेटर ने जब हेलो कहा, मैं किराए की एक कार हासिल करना चाहता हूँ। कार नए मॉडल की और ताकतवर इंजन की हो। मिथाइस ने ऑपरेटर से मुखातिब होकर कहा, मिल जाएगी जनाब, क्या ड्राइवर भी साथ हो? ऑपरेटर ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। अलबत्ता शहर का एक तफसीली नक्शा अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मिथाइस ने कहा, वो भी मिल जाएगा। कार कितने अरसे के लिए चाहिए? ऑपरेटर ने कहा, फिलहाल मेरा प्रोग्राम यहाँ 1 हफ्ता ठहरने का है, इसलिए 1 हफ्ते के लिए बुक कर दो। मिथाइस ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है जनाब। दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने कहा और मिथाइस ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। उसे कमरा नंबर और नाम बताने की ज़रूरत ना थी क्योंकि ऑपरेटर जानता था कि किस मंजिल पर किस कमरे से कॉल हो रही है।
तकरीबन आधे घंटे बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। यस कम इन। मिथाइस ने बेड से उठकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर आया। उसने मिथाइस को बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। मैं कार लेकर हाजिर हुआ हूँ। नए मॉडल की डॉटसन क्राउन ठीक रहेगी, नौजवान ने कहा। हाँ ठीक है, मिथाइस ने सर हिलाते हुए कहा। एक हफ्ते के लिए 3000 रुपए में वो पेशगी इनायत कर दीजिए और अपने कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस भी जरा दिखाइए ताकि मैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पर इंतजात कर लूं, नौजवान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। और मिथाइस ने उठकर अलमारी में टंगे हुए अपने कोट की जेब से पासपोर्ट और दीगर कागजात के साथ साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी निकालकर नौजवान के सामने फेंक दिया। और उसके साथ ही उसने जेब से बड़े नोटों की गड्डी निकाली और उसमें से 30 नोट गिनकर उसने नौजवान को दे दिए। नौजवान ने नोट गिनकर अपनी जेब में रखे और फिर जेब से एक फॉर्म और रसीद बुक निकाली। पहले उसने रसीद काटकर मिथाइस को दी और फिर फॉर्म पर उसके कागजात के मुताबिक इंदराजात करने लगा। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भी उसने एक कॉलम में लिखा। कागजात मिथाइस के नाम से ही बने हुए थे। उसे एक बिजनेसमैन जाहिर किया गया था। तमाम इंदराजात मुकम्मल करने के बाद नौजवान ने कागजात मिथाइस को वापस कर दिए और फिर फॉर्म पर उसे दस्तखत कराकर उसने जेब से चाबी निकालकर मिथाइस के हवाले कर दी। नीले रंग की कार है, चाबी के साथ उसका नंबर का टोकन भी है और कोई खिदमत, नौजवान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। बस शुक्रिया, मिथाइस ने चाबी लेकर उसके साथ मुंसलिक टोकन पर कार का नंबर पढ़ते हुए कहा। अरे हाँ, शहर का नक्शा देना तो मुझे याद ही नहीं रहा। हमारी कंपनी की सर्विस है जनाब, नौजवान ने जेब से एक तयशुदा कागज निकालकर मिथाइस को देते हुए कहा। मिथाइस ने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया और नौजवान सलाम करता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मिथाइस ने नक्शा खोलकर मेज पर रखा और फिर उस पर झुक गया। वो चंद लम्हे गौर से नक्शे को देखता रहा और फिर उसने जेब से बॉल पॉइंट निकालकर सबसे पहले नक्शे में उस होटल के गिर्द दायरा खींचा जिसमें वो इस वक्त मौजूद था और उसके बाद वो मुख्तलिफ सड़कों और इमारतों को मार्क करता रहा। क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार पाकिस्तान आया था, इसलिए वो हर सड़क और हर गली को चेक कर रहा था। और फिर ढूंढते ढूंढते उसे किंग रोड नजर आ गया। उस पूरी सड़क पर फ्लैट्स बने हुए थे। चंद ही लम्हों बाद वो 200 नंबर के फ्लैट के गिर्द दायरा डाल चुका था।